आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मैं अपने सपनों की धरती पर जा रही थी। मैं वहां जा रही थी जहां लोग अपने ख्वाब देखते हैं। मेरा दिल खुशी से जैसे उछल कर रहा था और मैं बहुत उत्साह के साथ हर चीज देख रही थी। जब मैं जहाज में बैठी तो एक पल के लिए डर लगा, लेकिन फिर दिल में इतनी खुशी थी कि डर अपने आप दब गया। मैं अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजाए हवा में उड़ रही थी, लेकिन जब मेरे पैर जमीन पर पड़े तो मुझे नहीं मालूम था कि पहले ही कदम पर मैं लड़खड़ा जाऊंगी और मुंह के बल गिर जाऊंगी। और जब तक ये समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम कशिश है और मैं 19 साल की एक लड़की हूँ। हालात ने मुझे बहुत सताया है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई। जब मैंने आंख खोली तो पूरे घर में तंगी और फाके का माहौल था। मेरे जन्म पर किसी को खुशी नहीं हुई। सबका चेहरा उतर गया कि लड़की पैदा हुई है। सबको उम्मीद थी कि पहली औलाद लड़का होगा, लेकिन जैसे ही लड़की पैदा हुई तो खुश होने की बजाय पूरा घर उदासी में डूब गया। मेरे पापा एक मिल में मजदूरी करते थे और मामूली तनख्वाह से घर चलाते थे। मम्मी घर पर कागज के लिफाफे बनाकर बेचती और कभी कभी कपड़े की सिलाई पुताई का काम भी कर लेती। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। मेरे बाद 3 बहनें और पैदा हुईं और फिर एक भाई हुआ। इस तरह हम 5 भाई बहन हो गए। लेकिन मेरे माँ बाप को जो ये दुख लगा था कि पहले बेटियां हो गईं, वो भाई के आने के बाद भी कम नहीं हुआ। हमें बचपन से ही जो दर्जा दिया गया था वही आज तक कायम रहा। ना तो मम्मी ने कभी प्यार से गले लगाया और ना पापा ने। दोनों की नजर में बेटियां सिर्फ बोझ थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि इस घराने की लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है। आखिर मेरी मम्मी भी तो औरत थी, दादी भी और बुआ भी। फिर क्यों बेटियों को इतना छोटा समझते थे। मैंने 1-2 बार दादी से पूछा भी, दादी पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, जबकि मेरी सहेली के पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दादी ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। ऐसे ही सवालों और उलझनों में हम चारों बहनें बड़ी हो रही थीं। हम सबकी उम्र में 1-1 साल का ही फर्क था, इसलिए जब हम साथ खड़ी होती तो लगभग जुड़वा लगती। बचपन से ही हमने मम्मी का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। घर का हर काम और लिफाफे बनाने में मदद करते, लेकिन कभी मम्मी ने हमें खुश होकर शाबाशी नहीं दी। न जाने स्कूल में दाखिल क्यों कराया, जबकि पापा का कहना था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना इतना जरूरी नहीं है। मेरी बुआ की शादी पास के ही एक इलाके में हुई थी। वो अक्सर हमारे घर आ जाती थी। उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। उनके पति ठेकेदारी करते थे और अच्छा काम भी मिल जाता था। इसीलिए जब भी बुआ आती तो हमारे लिए तरह तरह की चीजें लेकर आती। हम सब उनका बेसब्री से इंतजार करते। जब वो आती तो हमें लगता जैसे कोई त्योहार आ गया हो। बुआ के साथ बैठकर और उनकी लाई हुई चीजें खाकर हमें बहुत खुशी मिलती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और हम जवान हो गए। मैंने एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वहां नौकरी मिलने की भी अजीब कहानी है। जब मैं 18 साल की हुई तो मोहल्ले में आधार कार्ड बनवाने की गाड़ी आई। सब लोग बनवा रहे थे तो मैंने भी शौक शौक में बनवा लिया। हालांकि पापा ने कहा था तुझे क्या जरूरत है, लेकिन मैंने कह दिया कभी ना कभी तो काम आएगा और अभी तो फ्री में बन रहा है तो क्यों छोड़ दूं। इस तरह मेरा कार्ड बन गया। इन्हीं दिनों मोहल्ले के पास एक कपड़े की फैक्ट्री खुली। वहां औरतें धड़ाधड़ काम के लिए जाने लगीं। हमारी गली की बहुत सी औरतें वहां नौकरी करने लगीं। उन्हीं में से एक मेरी सहेली रजनी की मम्मी भी थी। रजनी की मम्मी ने घर की तंगी से परेशान होकर फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो हमारे घर आईं और मम्मी से बातें कर रही थी। उन्होंने बताया फैक्ट्री का काम अच्छा है, हमें पैकिंग का काम मिला है और तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलती है। साल के बाद तनख्वाह बढ़ती भी है। फिर उन्होंने कहा तू भी नौकरी कर ले, घर बैठकर कितने पैसे जुटा पाएगी। इस पर मम्मी बोली मैं नहीं कर सकती, कशिश के पापा नहीं मानेंगे। उन्होंने बहुत समझाया अगर तू ऐसे ही बैठी रहेगी तो बेटियों की शादी कैसे करेगी। एक एक करके सब जवान हो रही हैं, देर करेगी तो कैसे गुजारा होगा। लेकिन मम्मी का एक ही जवाब था बच्चों के पापा नहीं मानेंगे। लेकिन उस दिन शाम को मम्मी ने हिम्मत करके पापा से बात की और कहा मुझे फैक्ट्री में नौकरी करनी है। मोहल्ले की औरतें जा रही हैं, माहौल भी ठीक है, आप अकेले कब तक जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर मैं भी हाथ बटा दूंगी तो बेटियों का जल्दी ब्याह हो जाएगा। पापा कुछ देर चुप रहे,
फिर बोले, ठीक है, देख लो, कल से चली जाना। न जाने किस सोच से पापा ने हामी भर दी। अगले दिन मम्मी ने फैक्ट्री में जाकर काम करना शुरू कर दिया। अब घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ गई। उनकी सांस फूलने लगी। उन्हें पहले से ही जिगर की बीमारी थी। रंग पीला पड़ गया और वो बहुत कमजोर हो गई। डॉक्टर से दवा ली तो थोड़ा आराम मिला, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। पापा भी परेशान हो गए। अगले दिन मम्मी फैक्ट्री नहीं जा पाई। शाम को रजनी की मम्मी आई और बोली, सुपरवाइजर कह रहा था अगर छुट्टियां करनी है तो नौकरी छोड़ दो, यहाँ तनख्वाह फ्री में नहीं मिलेगी। मम्मी ने कहा, मेरी हालत देखो, मैं बीमार हूँ, 1-2 दिन छुट्टी से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन रजनी की मम्मी बोली, मैं तो सिर्फ उसका संदेश लेकर आई हूँ। वो कहता है कि स्टाफ अगर ऐसे ही छुट्टियां करेगा तो काम कैसे चलेगा। अगले दिन भी मम्मी काम पर नहीं जा पाई और फिर सुपरवाइजर का साफ संदेश आ गया, अब आने की कोई जरूरत नहीं। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मम्मी की नौकरी से जो उम्मीद बंधी थी वो टूट गई। तब मैंने फैसला किया और मम्मी से कहा, अब मैं आपकी जगह फैक्ट्री में जाकर काम करूंगी। मम्मी इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी और पापा बिल्कुल भी राजी नहीं थे। लेकिन मैंने मम्मी से कहा कि घर के हालात तुम्हारे सामने हैं और अब तो तुम्हारी बीमारी पर भी खूब खर्चा हो रहा है। सिर्फ पापा की तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं चलेगा। मैं मम्मी से धीरे से बोली तो मम्मी कुछ सोच में पड़ गई। फिर किसी तरह मम्मी ने पापा को मना ही लिया। मैं अगले ही दिन रजनी की मम्मी के साथ नौकरी पर जाने लगी। मुझे वहां जाना अच्छा लगता था, थोड़ी राहत मिल जाती थी घर की टेंशन से। वहां वैसे भी मेरे जैसे कई मजबूर लोग काम करते थे, लेकिन माहौल ठीक था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। मैं भी सर झुकाकर काम करती रहती। 1 महीने बाद जब मेरी तनख्वाह आई तो मैं हैरान रह गई। इतने पैसे इकट्ठे मैंने पहली बार देखे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंसू देख सुपरवाइजर बोला, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, इतने पैसे मैंने पहली बार जिंदगी में इकट्ठे देखे हैं, इसीलिए आंसू आए। वो भी चुप हो गया। मैंने पैसे हाथ में पकड़े रखे जैसे कोई कीमती चीज सीने से लगाए। घर लौटी तो तनख्वाह दिखाकर जब मम्मी को दी तो मम्मी खुद हैरान रह गई, क्योंकि मम्मी ने भी पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे थे। हम तो मजदूर थे, दिन की कमाई वैसे ही खर्च हो जाती। पापा भी दिहाड़ी मजदूर थे, इसीलिए पैसे इकट्ठे नहीं होते थे और तनख्वाह भी कभी एक साथ नहीं मिलती थी। ये पहली बार था जब इतने पैसे इकट्ठे दिखाई दिए। मम्मी ने उसी वक्त उन पैसों में से दान दे दिया और कुछ पैसों से सूजी मंगवाकर हलवा बना लिया। न जाने कितने अरसों के बाद हम हलवा खा रहे थे। मुझे हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए मम्मी ने आज थोड़ा सा पनीर भी मंगवा लिया। हमारी तो दिवाली सी खुशियां हो गईं। मेरी तीनों छोटी बहनें बहुत खुश थीं। मम्मी ने सबको सब्जी सजाकर दी तो एक एक पनीर का टुकड़ा सबके हिस्से में आया। बिरजू, मेरा भाई के लिए मम्मी ने पनीर अलग रख दिया। मुझे ये बात खल तो रही थी, पर मैंने कुछ कहा नहीं। मेरी मेहनत की कमाई थी। मम्मी ने एक बार भी सोचकर ऐसा नहीं किया कि वो बचा पनीर मुझे दे दें। नहीं, वो बिरजू के लिए रखा गया और उसे ही दे दिया। मम्मी अब इन पैसों को सावधानी से खर्च करती रही। मेरा फैक्ट्री में दूसरा महीना शुरू हो चुका था। मैं सुबह 9 बजे जाती और शाम 5 बजे लौटती। पूरा दिन खड़े खड़े पैकिंग का काम करना पड़ता। सिर्फ 1 घंटा खाना खाने को मिलता। मैं खड़े खड़े थक जाती, पर कुछ करने की चाह नहीं थी। और फिर घर बैठकर क्या करूं कि उसी दिनों मोहल्ले का एक आवारा लड़का मेरे पीछे पड़ गया। मैं 18 साल की थी, लंबी पतली और रंग रूप भी अच्छा था। भगवान ने खूबसूरती दे रखी थी। गरीबी थी, पर खूबसूरती ने कुछ हद तक सुकून दिया था। फैक्ट्री जाते वक्त बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ती थी, पर पता नहीं वो बदमाश कैसे मेरे पीछे आ गया। अब जब भी मैं आती वो रास्ते पर खड़ा ही रहता। पहले मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि डर लगता था, फिर खुद को हिम्मत दिलाकर तेज होकर निकल जाती। धीरे धीरे वो सीटी बजाने लगा और कभी कागज की छोटी पर्ची फेंक देता। मैं गुस्से से उसे देख के आगे चल जाती। ये हमारे मोहल्ले का सूरज था। उसके साथ कुछ और लड़के भी रहते और लड़कियों को परेशान करते थे। अब वो मेरे पीछे लग गया था तो मुझे बहुत गुस्सा और अंदर से डर भी लगता था। कई दिन हो गए उससे पीछा करते हुए। अब तो वो मुझे फैक्ट्री के दरवाजे तक छोड़कर जाता। मुझे बड़ा गुस्सा आता और बेचैनी रहती। मैं इर्द गिर्द देख तेज तेज चलती।
पर वो पीछा छोड़ता ही नहीं। और आज हद पार कर दी उस कमबख्त ने। रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन गायब महसूस हुई। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो हाथ गाल पर रखे मुझे निहारता रहा। थप्पड़ मारते ही मैं समझ आई कि शायद मैंने गलत किया, इसलिए मैं जल्दी वहां से हट गई, क्योंकि मिनटों में भीड़ जुटने लगती है। लोगों को मुफ्त का तमाशा चाहिए होता है। सूरज के चेहरे पर जो भाव थे वो मुझे ठीक नहीं लगे। मैं डर के मारे घर लौट आई। मम्मी ने मुझे वापस आता देख पूछा, क्या हुआ, तू वहां से क्यों आ गई, सब ठीक है? मैंने मम्मी से कहा, सूरज ने रास्ता रोक लिया तो मैंने थप्पड़ मार दिया, बस इसी वजह से घबराकर वापस आ गई। मेरी बात सुन मम्मी ने दिल पर हाथ रख लिया और बोली, ये क्या किया तूने? तुझे पता भी है वो कितना बड़ा बदमाश है और इलाके के लोग उससे डरते हैं, फिर भी तूने ऐसा क्यों किया? मम्मी बहुत घबरा गई थी और मुझे कुछ समझा कर वो खुद भी डर रही थी। सच कहूं तो मैं खुद अब डर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो बड़ा बदमाश है, इलाके की लड़कियों की इज्जत की परवाह नहीं करता। और सुनने में आया था कि उसने कुछ लड़कियां अगवा भी की थी, जेल भी गया था और बाहर आकर उसके कुछ अफसरों और आला ठिकानों से कनेक्शन भी हैं। इसीलिए मैं और भी ज्यादा घबराई हुई थी। लेकिन अगले दिन जब मैं फैक्ट्री जाने लगी तो डरते डरते रास्ता तय किया, लेकिन वो मुझे रास्ते में कहीं नजर नहीं आया। मैंने भगवान का शुक्र किया। मुझे लगा कि शायद मेरे थप्पड़ मारने के बाद वो संभल गया है, उसे समझ आ गई है और अब वो मेरे रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कुछ दिन तो वो मेरे रास्ते में नहीं आया और मैं अब बेखौफ फैक्ट्री जाने लगी। लेकिन एक दिन फिर वो रास्ते में आ गया। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन मैं फैक्ट्री जाने के लिए निकली तो मुझे पहले ही देर हो रही थी, इसलिए मैंने शॉर्टकट लेने का सोचा। मैं तंग गली की तरफ मुड़ गई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे नहीं पता था कि सूरज बदमाश रास्ते में ही खड़ा होगा। जैसे ही मैं गली में मुड़ी तो सामने ही वो मुझे खड़ा नजर आ गया। मैं वापस मुड़ने लगी, लेकिन उसका एक और बदमाश दूसरी तरफ गली में खड़ा था और मैं घबरा गई और घबराते हुए दुपट्टा ठीक करती आगे बढ़ने लगी। जब मैं उसके करीब पहुंची तो उसने एकदम मुझे पकड़ लिया और मुझे पास के एक घर की तरफ खींचने लगा। उसके साथ उसके दोस्त और साथी भी थे। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज दबा रहा था, लेकिन मैं उसके काबू में नहीं आ रही थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया तो इधर उधर के घरों के लोग दरवाजे खोलकर बाहर निकल आए। जब सूरज ने ये देखा तो उसने तुरंत मुझे धक्का दिया और गली के दूसरी तरफ भाग गया। मैं नीचे गिरी और मेरा सर जमीन से लगा, माथे पर चोट आ गई और खून निकलने लगा। मैंने डरते हुए सामने देखा तो सूरज भाग चुका था। मैं जल्दी से उठी और दुपट्टा अपने ऊपर कसकर तेज कदमों से फैक्ट्री की तरफ आ गई। उस वक्त मैं घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी इस हालत में मुझे देखकर परेशान हो जाएंगी और मम्मी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। फैक्ट्री पहुंचकर मैं बाहर बेंच पर काफी देर तक बैठी रही और खुद को संभालने की कोशिश करती रही। आज तो मैं बाल बाल बच गई। न जाने मेरी कौन सी भलाई मेरे काम आ गई कि भगवान ने मेरी इज्जत बचा ली। मैं सूरज के हाथों बर्बाद होने से बच गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सूरज इस हद तक गिर सकता है और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। फैक्ट्री में काम करते वक्त भी मेरा ध्यान बार बार सुबह हुई घटना की तरफ जा रहा था। सुपरवाइजर ने 2-3 बार नोटिस किया, क्योंकि मैं काम के दौरान गलती पर गलती कर रही थी। उसने टोका भी तो मैंने सिर झुकाकर अपनी गलती मान ली और फिर से काम में लग गई। लेकिन मेरा मन बार बार उसी वाक्य में उलझा हुआ था। शाम तक मेरा सर दुखने लगा और बुखार जैसा लगने लगा। मैं रजनी की मम्मी के साथ ही वापस आई और उनसे कह दिया कि अगले दिन जब वो फैक्ट्री जाने निकले तो मेरा इंतजार करें, हम दोनों साथ जाएंगे। घर वापस आई तो मम्मी बहुत परेशान बैठी हुई थी। मम्मी का चेहरा देखकर मैं अपनी परेशानी कुछ देर के लिए भूल गई। मैंने पूछा, मम्मी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? मेरे पूछते ही मम्मी रोने लगी और बोली, पुलिस बिरजू को पकड़कर ले गई है। मम्मी की बात सुनकर मैं सन्न रह गई और धीरे से दोहराया, बिरजू को? लेकिन क्यों मम्मी, आखिर उसने ऐसा क्या किया? मेरे पूछने पर मम्मी नजरें चुराने लगी और बोली, उसके किसी दोस्त ने शरारत में किसी लड़की का पर्स छीना था, उसमें बिरजू भी शामिल था। पुलिस दोनों को थाने ले गई है।
और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कशिश, तू कुछ कर। अगर तेरे पापा को पता लग गया तो वो मुझे जीते जी मार डालेंगे। तुझे पता है तेरे पापा बिरजू के मामले में कितने सख्त हैं। मम्मी ने मुझे डराते हुए मेरे भी हाथ पांव ठंडे कर दिए, लेकिन मैंने चिढ़कर कहा, मम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? आप पापा से बात करो और उनसे कहो, वो खुद ही बिरजू को छुड़वाएंगे। हम औरतें अकेली क्या कर पाएंगी? और थाने का माहौल तो आपको पता ही है। मेरी बात सुनकर मम्मी मायूस हो गईं। पापा जब घर आए तो मम्मी बहुत परेशान थीं और इसी सोच में डूबी थीं कि पापा को कैसे बताएं कि बिरजू थाने में है। और पापा ने आते ही बिरजू का पूछा, क्योंकि पापा की आदत थी कि वो घर आते ही बिरजू के बारे में पूछते थे। हम बेटियों के बारे में तो उन्होंने कभी पूछा ही नहीं था। पापा ने रोब से पूछा, बिरजू कहाँ है? मम्मी पहले तो चुप रही, लेकिन जब पापा ने गुस्से से दोबारा पूछा तो मम्मी ने कांपते हुए कहा, बिरजू थाने में है। मम्मी की बात सुनकर पापा भड़क गए और बोले, क्या तुम होश में हो? बिरजू थाने में क्यों है? किसकी हिम्मत हुई उसको अंदर करने की? पापा का गुस्सा देखकर मम्मी ने पूरा किस्सा सुना दिया। पापा उसी वक्त घर से निकल गए। पीछे हम बहनें परेशान सी बैठी रह गईं। न जाने अब क्या होगा, न जाने बिरजू का क्या अंजाम होगा, न जाने पुलिस वाले जमानत देंगे या नहीं। दिमाग में तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे। कई घंटों बाद पापा जब घर लौटे तो अकेले ही थे। उनके कंधे झुके हुए थे, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मैंने डरते हुए पूछा, पापा क्या हुआ? बिरजू नहीं आया? पापा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, कल उसे कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद ही जमानत होगी। ये कहकर पापा अंदर अपने कमरे में चले गए। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बिरजू की चिंता में हमें पूरी रात नींद नहीं आई। पापा अपने कमरे में जाग रहे थे और हम इधर मम्मी और बेटियां भी अपने अपने बिस्तर पर लेटी जाग रही थीं। पापा सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गए। बिरजू को कोर्ट में पेश किया गया और उस पर जुर्म का मामला चल रहा था। बिरजू ने एक औरत का सिर्फ पर्स ही नहीं छीना, बल्कि उसका मोबाइल भी अपने पास रख लिया। कोर्ट ने बिरजू को 6 महीने की सजा सुना दी। पापा जब घर आए तो बहुत टूटे बिखरे लग रहे थे। हम में से किसी ने भी पापा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि पापा चुप थे। शायद हम कुछ बोलते तो पापा हम पर ही गुस्सा उतारते। यही सोचकर हम बहनें खामोश रहीं। कुछ दिन ऐसे ही तनाव में गुजर गए। पापा बिरजू की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए उस वक्त मेरा ध्यान भी सूरज की तरफ से हट गया था। मैं रोज फैक्ट्री जाती थी, क्योंकि पापा अब बीमार थे और घर में कोई और मर्द नहीं था। अगर मैं काम पर ना जाती तो घर का खर्च कैसे चलता, इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले रही थी। उन्हीं दिनों फैक्ट्री में मैंने देखा कि सुपरवाइजर के पास कुछ लड़कियां अपने अपने नाम लिखवा रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि ये नाम क्यों लिख रहे हैं, ये किस लिस्ट के लिए हैं। मैंने उनमें से एक से पूछा, तुम लोग अपने नाम क्यों लिखवा रहे हो? उसने हंसते हुए बताया, ये कंपनी लड़कियों को बाहर जाने का मौका दे रही है। वहां सारा खर्च कंपनी ही उठाएगी और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। बस घर वालों की अनुमति लेना जरूरी है। जो जाना चाहता है उसने नाम लिखवा लिया। मैं हैरान रह गई और बोली, ऐसा सच में होता है क्या? वहां यहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे? वो हंसी और बोली, हाँ ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी कम कीमत की है। वहां हम कमाएंगे और जो पैसे भारत में भेजेंगे वो ज्यादा होंगे। उसने बहुत सादगी से समझाया। मेरे दिल में भी लालच पैदा हो गया कि मैं भी बाहर जाकर कमाऊं और घर की हालत जल्दी सुधर जाए। डरते डरते मैंने घर आकर मम्मी से ये बात कह दी। मम्मी फौरन चिल्ला पड़ी, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं जवान लड़की को अकेले बाहर कैसे भेज दूं? ऐसा सोचना भी मत। मम्मी ने मेरे दिल को तोड़ दिया और मैं चुप बैठ गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मम्मी को फैसला बदलना पड़ा। पापा काफी दिनों के बाद काम पर गए थे। बिरजू की वजह से पापा बहुत परेशान थे। चूंकि घर में और कोई मर्द नहीं था, पापा खुद ही कोर्ट कचहरी निपटा रहे थे। पापा उस दिन काम पर गए और अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। पापा के साथ काम करने वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए। सरकारी अस्पताल में पापा का इमरजेंसी में इलाज हुआ और उन्हें आईसीयू में दाखिल कर लिया गया। जब तक हमें घर पर खबर मिली, पापा आईसीयू में थे। हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं फैक्ट्री में थी और बस घबराई हुई खड़ी रही। 2 दिन बाद पापा की हालत सुधर गई और वो घर आ गए। डॉक्टर ने पूरी तरह आराम करने को और तनाव ना लेने को कहा।
पापा बहुत कमजोर हो गए थे और हर वक्त बिस्तर पर रहते। मम्मी घर के सारे काम देखती और बाहर भी निपटाती। मैं पूरा दिन फैक्ट्री में थी। छोटी तीनों बहनों को बाहर जाने की आदत नहीं थी और फैक्ट्री में भरोसा भी कम था। आखिरी तारीख में जो जो जाना चाहते थे उन्होंने नाम लिखवा लिया था। मेरे दिल में बेचैनी थी। मैंने मम्मी से विनती की, मम्मी बस एक बार हामी भर दो और मुझे जाने दो। घर के हालात देखो, पापा बीमार हैं और बिरजू जेल में है। मम्मी पहले चुप रही और फिर बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, नाम लिखवा लो और अपनी किस्मत आजमा लो। मम्मी की हाँ सुनकर मैं खुशी से झूम उठी। रात भर नींद ही नहीं आई। अगले दिन फैक्ट्री पहुंचते ही मैंने अपना नाम लिखवा दिया। अब इंतजार था कि लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। एक हफ्ते बाद लिस्ट लगी और मेरा नाम भी शामिल था। खुशी से मैं घर गई और मम्मी को बताया। मम्मी पहले खुश हुई और फिर रोने लगी। बिरजू जेल में है और तुम बाहर जा रही हो, पापा बीमार हैं, मैं अकेली क्या करूंगी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर कहा, मम्मी मैं अच्छी नौकरी करूंगी, पैसे भेजूंगी, पापा का इलाज ठीक से होगा और छोटी बहनों की शादी भी कर देंगे। बस दुआ करो सब ठीक हो जाए और बिरजू भी घर आ जाएगा, अब समझ जाएगा। मम्मी ने सिर हिला दिया। पापा को भी मेरे जाने की खबर लग चुकी थी और उस दिन वो बहुत रोई। जिंदगी में पहली बार पापा को इस तरह मैंने रोते देखा था। रोते रोते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया और ऐसा भी पहली बार हुआ था। मेरा दिल भर आया और मैं भी पापा के साथ लगकर खूब रोई। फिर मेरा सारा काम बहुत जल्दी हो गया। सारे इंतजाम पूरे हो गए और आज मेरी फ्लाइट थी। मैं दुबई जाने के लिए तैयार थी। मेरे साथ फैक्ट्री की 15 और लड़कियां भी थीं। हम सब एक ही फ्लाइट से जा रही थीं। पहली बार हवाई जहाज में बैठने का एक अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन जब आसमान में उड़ते हुए बादल देखे और खुद को बादलों में उड़ता देखा तो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। मेरी आंखों में आगे की जिंदगी के लिए कई सारे सपने थे और मैं कई तरह की प्लानिंग कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने घर के लिए कुछ अच्छा कर सकूंगी। करीब 3 घंटे की फ्लाइट के बाद हम दुबई पहुंच गए। वहां जाकर लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वहां का एयरपोर्ट इतना बड़ा था जितना शायद हमारा पूरा गांव भी नहीं होगा। मैं हैरान होकर हर चीज को देख रही थी। लोगों को इधर उधर आते जाते आराम से चलते देखकर एक अजीब सी हीनता का एहसास हो रहा था। मैं धीरे धीरे चल रही थी और बार बार अपनी चुन्नी ठीक कर रही थी। मेरी बाकी साथ वाली लड़कियों का भी यही हाल था। वो भी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सामने ही हमारे नाम की तख्ती दिखाई दी। हम सब उसी तरफ बढ़ गईं। हमें लेने कंपनी की तरफ से गाड़ी और ड्राइवर आया हुआ था। हम गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल पड़े। रास्ते में जो ऊंची ऊंची इमारतें दिखीं, उन्हें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही देर बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। ये एक बहुत बड़ा होटल था, बहुत ही शानदार। उसका फर्श ऐसा चमक रहा था जैसे कि कांच बिछा हो। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ी। हमें हमारे कमरे दिखा दिए गए। हम सब लड़कियां अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गईं। हमसे कहा गया कि थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम्हें काम के बारे में बताया जाएगा। मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं था कि असल में काम क्या करना होगा, लेकिन एक बात तो थी, दुबई आकर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपनों की जगह पर पहुंच गई हूँ। थोड़ी देर आराम करके हम सब होटल में ही बने एक डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वहां पर हमें बहुत ही शानदार खाना मिला। मैं तो खाने की चीजें देखकर दंग रह गई और जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला फिर तो रुक ही नहीं पाई जब तक सब कुछ खत्म ही नहीं कर लिया। सर मैं तक नहीं उठाया था मैंने। इतना टेस्टी खाना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया था। खाना खाकर मैंने अपने आप ही भगवान का शुक्र किया। अब बस इंतजार था कि कब हमें काम के बारे में बताया जाएगा और हम ड्यूटी पर जाएंगे। खाना खत्म होने के बाद हमें एक ब्यूटी पार्लर ले जाया गया और कहा गया कि यहाँ अच्छे से तैयार हो जाओ। पार्लर वाली हमें तैयार करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तैयार होने की और मेकअप की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैंने उससे पूछ भी लिया तो उसने कहा कि मेकअप करना जरूरी है, ये ड्यूटी का हिस्सा है, बिना मेकअप के काम पर नहीं जाने दिया जाएगा। उसने थोड़ी और बातें समझाई तो मैं और भी ज्यादा हैरान रह गई। आखिर कौन सा ऐसा काम है जो बिना मेकअप के नहीं हो सकता। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे पर छोड़कर मेकअप करवा लिया।
हम सब लड़कियां एकदम तैयार हो चुकी थीं और सभी बहुत सुंदर लग रही थीं, लेकिन हमारे कपड़े हमारे मेकअप से मेल नहीं खा रहे थे। सभी के कपड़े बहुत ही सिंपल और आम थे। होटल वालों ने ही हमें ये कपड़े दिए थे और कहा था कि यही पहन लो। सबका ड्रेस एक जैसा था, जैसे कि कोई यूनिफॉर्म हो। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा और बुरा भी, क्योंकि काम का तो कुछ बताया ही नहीं और इस तरह से तैयार होने को कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कपड़े पहन लिए। वो वाकई यूनिफॉर्म थी, क्योंकि हम सबका एक जैसा ही ड्रेस था। फिर हमें एक बड़े से हॉल में ले जाया गया और वहां पर हमें काम के बारे में बताया गया। थोड़ी मायूसी हुई, क्योंकि मैंने सोचा था कि कोई अच्छा काम होगा। जैसे फैक्ट्री में पैकिंग का काम किया था, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही सोच रखा था। लेकिन यहाँ हमें होटल की सफाई और सफाई से जुड़े बाकी काम दे दिए गए। हर लड़की को उसका काम समझा दिया गया। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा और दुख भी हुआ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए थे और ना ही करना चाहती थी। लेकिन अब ये मेरी मजबूरी बन गई थी। एक तो वापस जा नहीं सकती थी, दूसरा वहां अब कोई नौकरी भी नहीं थी, और तीसरा यहाँ की सैलरी इतनी अच्छी थी कि कुछ महीने में ही बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती थीं। मैंने मम्मी को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पर क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें दुख पहुंचे। मैंने बस यही कहा कि मैं पैकिंग का ही काम करती हूँ। दुबई पहुंचते ही मैंने घर पर फोन करके अपने सही सलामत होने की खबर दे दी थी। अब जो भी मुझे काम दिया जाता मैं कर लेती थी। होटल का काम बहुत थकाने वाला जरूर था, लेकिन अब मुझे ठीक लगने लगा था। मैं धीरे धीरे यहाँ की आदत डालने लगी थी। यहाँ की एक खास बात ये थी कि कोई भी मर्द बुरी नजर से नहीं देखता था। सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। किसी को किसी से मतलब नहीं होता था और कोई किसी को तंग भी नहीं करता था। अब मैं यहाँ ढल चुकी थी। घर की याद तो बहुत आती थी, लेकिन एक बेहतर भविष्य के लिए मैं मेहनत कर रही थी। जिस दिन पहली सैलरी मिली, मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसी वक्त मम्मी को फोन किया और उन्हें बताया कि मुझे सैलरी मिल गई है। मैंने उन्हें दिरहम में बताई तो मम्मी बोली, इतनी कम तनख्वाह, इतनी दूर जाके इतना काम करती है। लेकिन जब मैंने भारतीय रुपयों में गिनकर बताया तो मम्मी तो चौंक गई और बोली, कशिश बेटी, तू कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही है? मम्मी की सीधी सादी बातों पर मैं हंस दी और बोली, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सैलरी इतनी ही होती है और जब उसे इंडिया के रुपयों में बदलो तो काफी ज्यादा बन जाती है। मेरी बात सुनकर मम्मी निश्चिंत हो गईं और बड़ी खुश हुईं। मैंने अपनी पूरी तनख्वाह मम्मी को भेज दी, क्योंकि मेरा रहना और खाना तो होटल की तरफ से ही था, तो मुझे अपने पास पैसे रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मम्मी को जैसे ही इतनी बड़ी रकम मिली तो वो हैरान रह गईं। मैंने मम्मी से कहा कि अब हर महीने इतनी ही रकम मिला करेगी। हाँ मम्मी, आप अब छोटी बहनों का दहेज तैयार करना शुरू कर दीजिए और उनके लिए कोई रिश्ता देख लीजिए। 6 महीने में उनकी शादी करनी है। मम्मी के तो जैसे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने जल्द ही दोनों बहनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लिया और उनके लिए दहेज भी बना दिया। अब मम्मी मेरी छुट्टी का इंतजार करने लगी कि कब मैं घर आऊं और वो शादियां कर दें। लेकिन मुझे 1 साल से पहले छुट्टी मिल ही नहीं सकती थी। इसलिए मैंने कहा, मम्मी आप दोनों की शादी कर दीजिए, मैं साल बाद आऊंगी। मम्मी पहले तो इस तरह शादी करने को राजी नहीं थी, लेकिन फिर मान गईं और ऐसे ही मेरे दुबई जाने के 6 महीने बाद मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मेरे सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। शादी से पहले ही बिरजू भी घर आ चुका था। उसे जब मेरे दुबई जाने का पता चला तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ और मुझसे जिद करने लगा कि मुझे भी दुबई बुलवा दो, मैं भी वहां जाकर काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उसे समझाया कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद ही आना, क्योंकि बिना पढ़ाई के वहां अच्छी नौकरी नहीं मिलती। पापा का इलाज भी साथ साथ चलता रहा और अब पापा काफी बेहतर थे, लेकिन काम पर अभी भी नहीं जाते थे। मैंने मम्मी से कहा कि अब घर की मरम्मत शुरू करा दो और थोड़ा थोड़ा बनवाना शुरू करो। मम्मी ने घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया और 6 महीने में घर बिल्कुल नया सा हो गया। मुझे वहां पर पूरा 1 साल हो गया था और अब मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर घर वापस आ रही थी। मुझे बहुत खुशी थी। पैसे तो मेरे पास बचते नहीं थे, इसलिए मैंने घर वालों के लिए कोई शॉपिंग नहीं की और जैसे वहां गई थी वैसे ही वापस चली आई।
घर पहुंचने पर मेरा स्वागत बड़े अच्छे तरीके से हुआ। घर में बहुत बदलाव आ गया था और अब घर बिल्कुल अच्छा और सजा सबरा लग रहा था। मैं हर चीज को बड़े प्यार से देख रही थी। मम्मी, पापा और बिरजू भी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैं संतुष्ट थी कि मेरी कमाई अच्छे काम में लग रही है। मेरी आमद का सुनकर दोनों छोटी बहनें भी मिलने चली आईं। दोनों बहुत खुश दिख रही थीं। उनके घर में भी खुशियां थीं। मैं उनके पतियों यानी कि अपने बहनोई से मिलकर भी बहुत खुश हुई। दोनों बहुत इज्जत करने वाले लोग थे। बातों के दौरान मेरी एक बहन ने मजाक में पूछ लिया, दीदी हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो? मैंने जरा रुक कर देखा और कहा, नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाई। मेरे ऐसा कहते ही सब जैसे चुप रह गए। सबसे पहले मम्मी बोली, हमारे लिए तोहफे नहीं लाई? मैंने कहा, मम्मी नहीं, मैं तो नहीं लाई। मेरी जितनी सैलरी थी सब आपको भेज देती थी, क्योंकि मुझे वहां कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। खाना रहना फ्री था। लेकिन मेरी बात का किसी को यकीन ही नहीं हुआ और सबके चेहरे उतर गए। घर का माहौल अजीब सा हो गया। मुझे खुद ऐसा लगने लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बिरजू का भी मूड खराब हो गया। शायद उसे भी किसी तोहफे की उम्मीद थी। उसने थोड़ी देर बाद गुस्से में कहा, मैंने तो दोस्तों से कह दिया था कि दीदी जब आएगी तो मेरे लिए आईफोन लेकर आएगी, लेकिन आप तो खाली हाथ आ गई। इतना कहकर बिरजू उठकर बाहर चला गया। इस घटना के बाद 2-3 दिन तक घर में अजीब सा माहौल बना रहा। मेरी छुट्टी में अभी 25 दिन बचे थे कि मम्मी ने मुझसे कहा, कशिश बेटी थोड़ा पैसा दे दे, जरा जरूरत आन पड़ी है। मैंने हैरत से मम्मी को देखा और पूछा, मम्मी कौन सा पैसा? मम्मी बोली, वही जो तूने पहले भेजा था, वो सब जल्दी खत्म हो गया। तेरे आने पर तेरी बहनें और बहनोई आते रहे, मोहल्ले के लोग मिलने आते रहे, उसमें बहुत खर्च हो गया। अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे। मैंने कहा, लेकिन मम्मी मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। मैंने तो सब आपको ही भेजा था। अब तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेरी टिकट भी कंपनी की तरफ से थी, इसीलिए मुझे टिकट का खर्चा भी नहीं करना पड़ा। मेरी बात सुनकर मम्मी गुस्से में आ गई और बोली, तेरे पास पैसे हैं लेकिन तू देना नहीं चाहती। बाहर जाकर पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है। तेरे भाई बहन वैसे ही नाराज हैं कि तू उनके लिए कुछ भी नहीं लाई। सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि तू आएगी तो ढेर सारे तोहफे लेकर आएगी, लेकिन तू तो गैरों से भी बदतर निकली। मोहल्ले वाले पूछ रहे हैं, कशिश तेरे लिए क्या लेकर आई? अब मैं उन्हें क्या बताऊं? मुझे तो यही लगा था कि तू मेरे लिए सोने का सेट लाएगी, लेकिन तू तो खाली हाथ चली आई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। मम्मी गुस्से में ना जाने क्या क्या कह गईं और मैं चुपचाप सुनती रही। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे अपने थे। क्या इनके लिए मैंने वहां इतनी मेहनत की? क्या इनके लिए लोगों का गंदा साफ किया, सफाई का काम किया? बस इन्हीं अपनों के लिए मेरा दिल बहुत दुखा और मैंने अगले ही दिन अपनी वापसी की टिकट बुक करवा ली। जब मैं निकलने लगी तो मम्मी थोड़ी शर्मिंदा सी थी, लेकिन अब मेरे दिल पर बर्फ जम चुकी थी। मैं सिर्फ पापा से मिली, उन्हें गले लगाया और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने घर वाले इतने खुदगर्ज भी हो सकते हैं, लेकिन अब उनकी खुदगर्जी अपनी आंखों से देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इनके साथ कैसे चलना है। मेरी वापसी का सफर अब अलग था और मेरे दिल में एक नया इरादा बन चुका था। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने परिवार या फिर किसी के साथ भी दिल खोलकर उसकी मदद की हो और बदले में उनका व्यवहार आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा और स्वार्थ से भरा हुआ हो? अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस कहानी में कशिश ने अंत में जो फैसला लिया उस पर भी अपनी राय दें। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।